हेलो एवरीवन। हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखिए, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में किया था पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। ठीक है, बोर ने क्या क्या हमें एजम्पशंस दिए थे। उसने हमें बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव करता है। ठीक है, और एनर्जी लेवल के बारे में बताया था हमें। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक जो एटम होते हैं उनकी एनर्जी हमें बताई थी, कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। कुछ एक फॉर्मूले भी हमें बताए गए थे। ठीक है, तो आज हम करेंगे यूजफुलनेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। क्या क्या हमारे पास यूजफुलनेस है। यूजफुलनेस ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, क्या क्या हमारे पास इसके अच्छे परिणाम निकले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ठीक है, उसने स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हाँ जी, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कैसे किया था। देखो, बोर ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो एनर्जी को लूज करेगा और ना ही गेन करेगा। ठीक है, बल्कि वो मूवमेंट करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में। ठीक है, एक पार्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। तो इसका मतलब वो ना तो एनर्जी को क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, एनर्जी को लूज वो नहीं करता है, तो जिसकी वजह से वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं करता। ठीक है, जो कि रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्लियर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स नहीं करता और वो कॉन्टिन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी लूज करता ही नहीं। ठीक है, तो इससे उसकी स्टेबिलिटी, उसने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में बता दिया था। सेकेंड, उसने बताया था इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे बेहतर उसने जो ये यूजफुलनेस दी थी, एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम। एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में उसने एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, जो कि रदरफोर्ड नहीं कर पाया था। हाँ जी, लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में कैसे उसने एक्सप्लेन किया था। उसने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो एनर्जी लूज करता है और ना ही गेन करता है, बल्कि वो अपने ऑर्बिट्स में घूमता रहता है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में वो घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन को एक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में रखते हैं या फिर टेम्परेचर उसको सप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में क्या कर सकते हैं, जंप आउट कर सकता है। ठीक है, हाँ जी, जो उसका लोअर लेवल होगा उसको हम क्या बोलते थे, ग्राउंड स्टेट। और जो उसका आफ्टर एनर्जी को लेकर जो वो हायर लेवल में गया है उसको हम बोलते थे एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, और हमें यह भी पता था कि जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसका लाइफ टाइम बहुत कम होता था और वो वापिस, ठीक है, वो वापिस क्या आ जाता था, ग्राउंड स्टेट में आ जाता था, जिसकी वजह से एनर्जी क्या होती थी, एमिट होती थी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, जंप कर जाता था ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और उसी एनर्जी को एमिट करके वो क्या आ जाता था, वापिस आ जाता था एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। ठीक है, हाँ जी, तो इस जंप के दौरान, ड्यूरिंग दिस जंप, एनर्जी इज एमिटेड इन फॉर्म ऑफ ए फोटोन ऑफ लाइट। जो एनर्जी एमिट होती है, ठीक है, जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आता है, एनर्जी मान लो एमिट हो रही है किसकी, फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डेफिनेट होती है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं इफ द फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द फोटोन, ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी, मान लो फ्रीक्वेंसी जो एमिट हुई है रेडिएशन एनर्जी, मान लो वो फोटोन की फॉर्म में है और उसकी फ्रीक्वेंसी है न्यू। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, देन द एनर्जी डिफरेंस
एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एनर्जी लेवल क्या, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, हाँ जी, E2 माइनस E1 इक्वल टू किसके इक्वल, एच न्यू के बराबर, ठीक है। एच न्यू क्या होता है, एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है। और एनर्जी डिफरेंस किसके, जो एनर्जी एमिट की गई है, ठीक है। एनर्जी एमिट कैसे की गई है, जब इलेक्ट्रॉन आता है कहां से, हायर लेवल टू ग्राउंड लेवल, ठीक है। E2 से E1 में एनर्जी, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो एनर्जी एमिट होती है, और मान लो वो एनर्जी एमिट हो रही है फोटोन की फॉर्म में, ठीक है। और तो वो फोटोन की जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, जितनी एनर्जी इसने एमिट की है, E2 माइनस E1 इक्वल टू एच न्यू के बराबर। और एच न्यू क्या होती है हमारे पास, एनर्जी, ठीक है। तो मैं निकाल सकता हूं न्यू इक्वल टू, न्यू हमारे पास क्या हुआ, न्यू इक्वल टू हमारे पास E2 माइनस E1 अपॉन एच, E2 माइनस E1 अपॉन एच के बराबर हुआ, ठीक है, हाँ जी। और अभी हमें पता है जो हमारे पास न्यू होता है, हम पढ़ चुके हैं C बाई लैम्डा के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास C बाई लैम्डा के बराबर। तो मैं निकाल सकता हूं न्यू की जगह C बाई लैम्डा इक्वल टू E2 माइनस E1 अपॉन एच, क्लियर है, हाँ जी। वेवलेंथ हमारे पास होगी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, HC अपॉन E2 माइनस E1, क्लियर है, लैम्डा इक्वल टू HC अपॉन E2 माइनस E1। मीन्स मैं क्या कर सकता हूं कि जो एमिट हो रही है एनर्जी, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं, किसकी, रेडिएशन की, क्लियर है, ठीक है। तो ये एक सबसे अच्छा यूजफुल है किसका, बोर मॉडल का, ठीक है, हाँ जी। फिर उसने बोला कि थर्ड उसकी एक मेन उपलब्धि क्या थी, उसने एनर्जी बता दी थी, ठीक है, हाइड्रोजन एटम की और हाइड्रोजन लाइक एटम की, क्लियर है। एनर्जी उसने बता दी थी हाइड्रोजन एटम की और हाइड्रोजन लाइक एटम की। जैसे एनर्जी क्या थी, लास्ट टाइम हमने किया था, एनर्जी माइनस 1312, हाँ जी, बाय एन स्क्वायर, ठीक है, किलो जूल में हमने एनर्जी निकाल दी थी, ठीक है। हाइड्रोजन की भी निकाल दी थी और हाइड्रोजन लाइक एटम की भी, हाइड्रोजन लाइक माइनस 1312 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर की किलो जूल पर एटम में एनर्जी हमारे पास होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास उपलब्धियां थी किसकी, बोर मॉडल की, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम करते हैं लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल, ठीक है। कमियां क्या क्या थी, लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल, कमियां क्या क्या थी बोर मॉडल में, लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल, हाँ जी। लिमिटेशन क्या क्या थी, देखिए सबसे पहले तो हमें पता है कि बोर मॉडल ने जो लाइन स्पेक्ट्रम था वो एक्सप्लेन कर दिया था, हाइड्रोजन एटम का भी और हाइड्रोजन लाइक एटम का भी। अभी हमने पढ़ा था, एनर्जी बता दी थी हाइड्रोजन एटम का भी और हाइड्रोजन लाइक एटम का भी। मतलब जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास भी, हाइड्रोजन लाइक एटम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन लाइक है He+1, हीलियम+1, हीलियम के पास कितने होते हैं, 2, ठीक है, +1 मीन्स एक लूज कर दिया तो बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम है +2, एक इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूं कि इसने लाइन स्पेक्ट्रम या एनर्जी लेवल एक्सप्लेन किया है केवल किसके लिए, यूनि इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इसने कोई भी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूं, इट डजंट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए इसने एक्सप्लेन नहीं किया है। नंबर सेकंड, उसने बोला है कि ये जिमन इफेक्ट को या फिर स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया है, ठीक है। ये जिमन इफेक्ट को, ठीक है, जिमन इफेक्ट को एंड स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देखिए जिमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट होता क्या है, ठीक है, हाँ जी। जब भी हमारे पास सोर्स होता है,
हमारे पास सोर्स होता है, ठीक है, जहां से रेडिएशन एमिट हो रही है। अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, देखिए हमने पहले तो हम ये बात बताना चाहते हैं कि जब हमने डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, हाइड्रोजन गैस उसमें रख दी थी, तो उसने लाइन स्पेक्ट्रम हमें बताया था, ठीक है, बाल्मर लाइन आ जाती है, पास्टन लाइन, लाइमन लाइन आ जाती है, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम दे दिया था। लेकिन वो बोला अगर मैंने जो सोर्स होता था रेडिएशन का, ठीक है, जहां से रेडिएशन एमिट हो रही थी, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो जो लाइन स्पेक्ट्रम हमें मिलता था वो भी फर्दर स्प्लिट आउट होता था, वो और ज्यादा लाइंस में स्प्लिट आउट होता था, ठीक है। और उस स्प्लिटिंग को, ठीक है, जो फर्दर जो स्प्लिटिंग हो रखी थी, अगर मैं सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो फर्दर स्प्लिट हो रहा था, किसमें, और ज्यादा लाइंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट, ठीक है। अगर सोर्स को, इफ सोर्स इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं सोर्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो जो लाइंस होती है हमारे पास वो फर्दर स्प्लिट होती है, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, जीमन इफेक्ट। उन फर्दर स्प्लिटिंग को इसने एक्सप्लेन नहीं किया था, ठीक है। हाँ जी, स्टार्क इफेक्ट होता है हमारे पास अगर सोर्स इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर मैं उस सोर्स को इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखता हूं तो जो लाइंस होती है वो फर्दर स्प्लिट होती है, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट हम बोलते हैं। क्लियर है, उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट उसने डी ब्रोगले एक्सपेरिमेंट को, ठीक है, जो डी ब्रोगले कंसेप्ट था या हेजनबर्ग कंसेप्ट था, ठीक है, हालांकि आगे बढ़ेंगे हम उसको, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ठीक है। हाँ जी, फिर हम बोल सकते हैं कि उसने किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में नहीं बताया, एनर्जी तो बता दी थी बट शेप के बारे में, साइज के बारे में उसने नहीं बता पाया था वो, ठीक है। हाँ जी, फिर हम बोल सकते हैं कि उसने एक्सप्लेन नहीं किया था एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एजम्पशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। हाँ, उसने सिर्फ वैल्यू बता दी थी हमें, ठीक है, कि एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है mvr इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, एक डेफिनेट वैल्यू हमें दे दी थी और बोल दिया था ये भी क्वांटाइज्ड होगा, लेकिन उसने इसका कोई भी एजम्पशंस हमें नहीं बताया, ठीक है, कोई भी पोस्टुलेट हमें नहीं बताया था, ठीक है। हाँ जी, फिर उसने बोला कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऑर्बिट्स की फॉर्म में, ये तो उसने बता दिया कि ऑर्बिट्स की फॉर्म में घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी जो स्पिन मोशन होती है उसके बारे में भी उसने नहीं एक्सप्लेन किया था। क्लियर है, तो ये सारी की सारी इसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी, ठीक है। हाँ जी, अब इनके बिहाफ पर हम कुछ न्यूमेरिकल करना चाहेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एमिटेड, न्यूमेरिकल हमारे पास, कैलकुलेट द wavelength lambda of the radiation emitted when an electron in a hydrogen atom, ठीक है, हाइड्रोजन एटम undergoes a transition from fourth energy level, undergoes a transition from fourth energy level to second energy level, जब ट्रांजिशन होती है फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल, in which part of the electromagnetic spectrum does this line lie, ठीक है, in which part of spectrum does this line lie। उसने क्या बोला है
वेवलेंथ हमें बतानी है, वेवलेंथ हमें बतानी है रेडिएशन की। जब हाइड्रोजन एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जब ट्रांजिशन हो रही है फोर्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी, देखिए ट्रांजिशन उसको ही बोलते हैं, जंप कर रहा है वो, ठीक है, फोर्थ से सेकंड या सेकंड से फोर्थ में, ठीक है, एमिट हो रही है तो फोर्थ से सेकंड में, ठीक है, ऊपर से एक्साइटेड से किस में आएगा, एक्साइटेड से ग्राउंड में आएगा, ठीक है, वो ग्राउंड क्या है, सेकंड, एक्साइटेड क्या है, फोर्थ एनर्जी लेवल, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास क्या होता है, एनर्जी है हमारे पास ई एन, हमारे पास हमें पता है 21.8 बाय क्या एन स्क्वायर, ठीक है, 28.10⁻⁻19 बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम, जूल की फॉर्म में। ये हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है, ठीक है। हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं, E4 निकाल सकते हैं, E4, ठीक है, फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है फोर्थ लेवल की, -21.8 10⁻⁻19 डिवाइड बाय, हाँ जी, 4 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम है ना। हाँ जी, सेकंड के लिए निकाल सकते हैं, En = -21.8 10⁻⁻19 बाय, हाँ जी, सेकंड के लिए ना E2 2 का स्क्वायर, क्लियर है, जूल पर एटम, ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या निकाल सकता हूं, डेल E निकाल सकता हूं, डेल E = E4 - E2, क्लियर है, इसमें से इसको हम घटा देंगे, क्लियर है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 21.8 10⁻, दोनों को कॉमन ले लेंगे ना, या फिर मैं लिख ही देता हूं -21.8 10⁻⁻19 4 का स्क्वायर, ठीक है, या मैं लिख सकता हूं 16, हाँ जी, -21.8 10⁻⁻19 बाय 4, क्लियर है, ये आपके पास आ गया। हाँ जी, कॉमन आ जाएगा, 21.8 10⁻⁻19 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये हमारे पास आ गया 1/4 माइनस प्लस हो गया ना, 1/4 - 1/16, क्लियर है, 1/16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/16 इंटू 21.8 10⁻⁻19, और ये वैल्यू आ गई हमारे पास ओवरऑल 4.0875 इंटू 10⁻⁻19 जूल, 19 जूल, ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है इसकी, क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो उसने क्या बोला है हमें, उसने बोला कि वेवलेंथ निकालो, ये तो हमारे पास क्या निकली है, एनर्जी निकली है, ठीक है। हाँ जी, एनर्जी का और वेवलेंथ का हमारे पास क्या रिलेशनशिप है, एनर्जी का और वेवलेंथ का क्या रिलेशनशिप है, आपको पता है E = होता है hν, ठीक है, और न्यू क्या होता है, c/λ, E = h × c/λ, क्लियर है। h क्या हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, एनर्जी हमें दे रखी है, c क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं λ = hc/e, क्लियर है, λ = hc/e, h क्या है 6.62 10⁻⁻34, ठीक है। हाँ जी, यूनिट क्या होगी इसकी, जूल सेकंड, प्लैंक कांस्टेंट जूल सेकंड, इनटू c क्या है हमारे पास, c हमारे पास होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, डिवाइड बाय एनर्जी हमारे पास क्या आई है 4.0875 10⁻⁻19 जूल, क्लियर है, सेकंड से पर सेकंड कैंसल, जूल से जूल कैंसल, ठीक है। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस ही होती है, जो कि किस में मेजर करती है, मीटर में, और ये हमारे पास मीटर ही बचा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, ठीक आ गया, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास 4.863 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ये हमारे पास वेवलेंथ आ गई। मींस मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे एनर्जी भी गिवन है तो भी मैं क्या निकाल सकता हूं, वेवलेंथ निकाल सकता हूं।
क्लियर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं एक और न्यूमेरिकल, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट, कैलकुलेट द एनर्जी associated with the first orbit, associated with the first orbit of He plus, ठीक है, हीलियम पॉजिटिव। what is the radius of that orbit, what is the radius of that orbit, रेडियस भी बताना है मुझे, पता है हीलियम पॉजिटिव दिया है, क्या ये एक इलेक्ट्रॉन है, समझे, तो मैं बोल सकता हूं हाइड्रोजन लाइक, ठीक है। एनर्जी निकालनी है फर्स्ट ऑर्बिट की, एनर्जी क्या होता है अभी हमने किया है, En इक्वल टू -21.8, हाँ जी, इंटू 10⁻⁻19 बाय n स्क्वायर, क्लियर है, हाँ जी। और हाइड्रोजन बोल रखा है उसने, हाइड्रोजन लाइक बोल रखा है, तो इंटू क्या होगा Z स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करो, फर्स्ट ऑर्बिट है तो E1 इक्वल टू n की जगह 1, 21.8 10⁻⁻19 बाय 1 का स्क्वायर इंटू, हाँ जी, Z कितना, हीलियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट की क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू आएगी -8.72 10⁻⁻18, ठीक है, 10⁻⁻18 जूल, क्लियर है, ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, समझे। अब उसने बोला रेडियस भी निकाल दीजिए, ठीक है। रेडियस क्या होता है हमारे पास, A0 n स्क्वायर, रेडियस होता है Rn इक्वल टू A0 n स्क्वायर, ठीक है। और हाइड्रोजन लाइक है तो डिवाइड बाय Z, क्लियर है, हाइड्रोजन लाइक है तो हमारे पास क्या होगा, Z का स्क्वायर, ठीक है, Z का स्क्वायर, तो ये आ गया मेरे पास। A0 क्या होता है 0.0591 नैनोमीटर में, ठीक है। वैल्यू पुट करो, फर्स्ट ऑर्बिट है ना, तो R1 इक्वल टू फर्स्ट है, तो A0 आ गया 0.059, क्लियर है, 59 नैनोमीटर में, नैनोमीटर, हाँ जी, इनटू फर्स्ट ऑर्बिट है 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय Z कितना है 2 का स्क्वायर, क्लियर है, ये हमारे पास आ जाएगा रेडियस, ठीक है, 0.0264 नैनोमीटर, क्लियर है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका रेडियस, तो हम रेडियस भी इसके निकाल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, हाँ जी। तो अब हम करेंगे, हमने लिमिटेशंस कुछ की थी, बोर मॉडल की लिमिटेशन की थी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं वेरीफाई कर पाया, ठीक है, हाँ जी। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, 2 मॉडल प्रपोज हुए। एक तो हम बोलेंगे डी ब्रोगले कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, डी ब्रोगले कंसेप्ट, बल्कि ये लिमिटेशन भी थी, ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर के दोहरे नेचर के बारे में इसने बताया। और एक हैजनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है, ये लिमिटेशन थी कि इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। आज हम करेंगे कि ये है क्या थे, ठीक है, ये क्या बताते हैं हमें, इससे तो हमें नाम से ही क्लियर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जो मैटर होता है हमारे पास वो दोहरा बिहेवियर शो करता है, ठीक है। दोहरा बिहेवियर मींस एक तो पार्टिकल का बिहेवियर भी शो करता है और दूसरा वेव का बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है, ठीक है। जो ये डी ब्रोगले था, ठीक है, फ्रेंच फिजिस्ट था, ठीक है, 1924 में इसने अपना कंसेप्ट दिया। और उस कंसेप्ट में क्या था कि हर ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर जो माइक्रो ऑब्जेक्ट है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये सभी एटम है, मॉलिक्यूल है, ये सभी ड्यूअल कैरेक्टर शो करते हैं, ठीक है। एक तो पार्टिकल कैरेक्टर्स भी शो करते हैं, ठीक है, और एक
वेव करैक्टर भी शो करते हैं, ठीक है, दोहरा करैक्टर शो करते हैं, पार्टिकल की तरह भी शो कर और पार्टिकल की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और वेव की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्यूअल नेचर, ठीक है। ड्यूअल नेचर की मैटर दोनों ही तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, ठीक है। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, डिराइव भी कर सकते हैं। हाँ जी, डिराइव कैसे करेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स थ्योरी, प्लैंक्स ने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी जो एनर्जी होती है हमारे पास एच न्यू के बराबर होती है, क्लियर है, हाँ जी, एच न्यू के बराबर होती है, हाँ जी। फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी तो किसी वेव की होती है, किसी रेडिएशन की होती है। फिर उसने बोला अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी, आइंस्टीन थ्योरी ने क्या बोला था कि जो एनर्जी होता है वो एम सी स्क्वायर के बराबर में होता ही है, ठीक है। एम मास ऑफ कोई फोटोन है, ठीक है, सी स्पीड ऑफ फोटोन है, या फिर लाइट में बोल सकता हूं, ठीक है, एम सी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है, हाँ जी। तो मैं बोल सकता हूं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, कंपेयर फर्स्ट एंड टू, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। 1 और 2 को दोनों ही एनर्जी टर्म है तो मैं इक्वल रख सकता हूं, एच न्यू इजकल टू एम सी स्क्वायर, क्लियर है, हाँ जी। न्यू क्या होता है, सी बाय लैम्डा, एच इंटू सी बाय लैम्डा, एम सी स्क्वायर, एक सी से एक सी कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया एच बाय लैम्डा इजकल टू एम सी, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूं लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम सी, क्लियर है, लैम्डा इजकल टू एच अपॉन एम सी। चलो ये तो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, मान लो मेरे पास कोई और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, स्पीड दे रखी है, तो उस ऑब्जेक्ट की भी स्पीड मानी जाएगी, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है मान लो v, तो लैम्डा मेरे पास आ गया h अपॉन एम वी, ठीक है। v क्या है, स्पीड या फिर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, m क्या है, मास। तो यहां से ये इक्वेशन हमारे पास आ गई कि जो डी ब्रोगले था वो उसने क्या किया, मैटर का ड्यूअल नेचर के बारे में बताया। ड्यूअल नेचर कैसे, उसने बोला लैम्डा इजकल टू एच बाई एम वी, ठीक है, हाँ जी। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी हो सकती है, रेडिएशन की। एम क्या है, मास, मास किसका होता है, किसी पार्टिकल का, क्लियर है। तो इसके इक्वेशन में वो दोनों ही बिहेवियर शो करता है, ठीक है, लैम्डा इजकल टू एच बाई एम वी, ठीक है। ये हमारे पास था ड्यूअल नेचर ऑफ या फिर मैटर या फिर डी ब्रोगले कंसेप्ट, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारा रिवाइज करना है। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।